हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एट ग्रास, जो कि 49 यूनिट का है और ये फिलिप लार्किन ने लिखी है। लेट अस स्टार्ट नाउ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आज। व्हेन ही स्पीक्स ऑफ सुपरान्यूएटेड होता है सीनियर रेस को हॉर्सेज इन एट ग्रास, द आइडिया दैट लार्किन ट्राइज टू गेट अक्रॉस इज दैट ओल्ड एज लाइक यूथ इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन मस्ट एक्सेप्ट इट कामली व्हेन इट कम्स। ये बोल रहे हैं कि फिलिप लार्किन जो है वो सीनियर जो रेस हॉर्सेस होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इस पोएम में उन्होंने एट ग्रास में उन्होंने उनके बारे में बात की है। द आइडिया दैट लार्किन ट्राइज टू गेट अक्रॉस इज दैट ओल्ड एज। अब इसमें वो ओल्ड एज की भी बात कर रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि ओल्ड एज इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ की बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। जैसे कि यूथ लाइफ का एक नेसेसरी पार्ट है, वैसे ही ओल्ड एज भी लाइफ का एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। एंड वन मस्ट एक्सेप्ट इट कामली व्हेन इट कम्स। जब हमें बुढ़ापा आता है ना, तो हमें काम रहना चाहिए। कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब बुढ़ापा आता है, बोलते बूढ़े हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस एज को भी आपको ना अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, या जब आपके पास डेथ आती है ना, तो उसको भी इंजॉय करना चाहिए। एट ग्रास जो पोएम है इज़ अ काम पिक्चर ऑफ ओल्ड एज। एक काम पिक्चर है, ओल्ड एज के बारे में इसमें बताया गया है। अगर इसको पढ़ेंगे तो हमें ओल्ड एज के बारे में पता चलेगा कि हमें कितना काम रहना चाहिए। द हेडे ऑफ यूथ हैविंग गॉन बाय, जो खुशी के दिन है ना यूथ के, वो तो चले गए। एंड शेडोज ग्रेजुअली लेंथनिंग इन द सनसेट ऑफ लाइफ, और परछाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जब हमारी सनसेट मतलब जब हमारा बुढ़ापा आता है तो परछाई बढ़ती जाती है, मतलब थोड़ा परेशानियां बढ़ती जाती हैं ना, बीमारियां लग जाती हैं, है ना, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसा कुछ। लेकिन ये तो अपनी सोच है। वी आर टोल्ड दैट द पोएम वॉज प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय अ फिल्म ऑन ब्राउन जैक द रेस हॉर्स इन हिज रिटायरमेंट। एक ये जो पोएम है ये किससे इंस्पायर्ड होके लिखी थी उन्होंने? एक न्यूज़ रील फिल्म है जो कि ब्राउन जैक नाम का एक रेस हॉर्स था। जब उसकी रिटायरमेंट हो गई तो उस ब्राउन जैक घोड़े पर ये रेस हॉर्स पर ये एक मूवी बनी थी। उस मूवी को देख के फिलिप लार्किन इंस्पायर हुए और उन्होंने ये पोएम लिखी थी एट ग्रास। ठीक है। द हॉर्सेस दैट लार्किन स्पीक्स ऑफ have enjoyed glorious times but now have slipped into oblivion। अब वो बताते हैं हॉर्सेस जिनसे वो इंस्पायर हुए थे ना, तो उन्होंने अपना बहुत ही ग्लोरियस टाइम बिताया था उन हॉर्सेस ने, बट नाउ वो एक डार्कनेस में चले गए थे। ठीक है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स these heroes are not nostalgic about the world of glory left behind। आदमी जो है ना वो जवानी में अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करता है, बड़ा कुछ करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है ना तो वो बहुत डाउन हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि घोड़े ऐसे नहीं हैं, है ना, हॉर्सेस ऐसे नहीं हैं। वो नहीं सोचते नॉस्टैल्जिक, अपने पुराने दिनों को याद नहीं करते जो उन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं। दे डू नॉट रिजेंट द पासिंग ऑफ टाइम। वो इस चीज़ को रिजेंटमेंट, उनके ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि टाइम बीत रहा है। देर आर नो मेमोरीज दैट प्लेग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज। उनको ऐसी मेमोरीज नहीं वो पालते जो कि जैसे कानों में मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है ना किसी के पुरानी चीज़ें याद करवाते करवाते, तो वैसा नहीं है, वो नहीं याद करते पुरानी चीज़ों को। दीज लाइन्स ब्रिंग टू माइंड द कंक्लूडिंग नोट ऑफ टोड्स रिविजिटेड। अब जब इन लाइन को हम पढ़ रहे हैं तो हम टोड रिविजिटेड की बात भी हमारे माइंड में चलती है, हम सोचते हैं उस बारे में। वेयर द स्पीकर एट द एंड ऑफ द डे वुड लाइक अदर टोड्स टू हेल्प इन डाउन सिमेट्री रोड। रोड रिविजिटेड पोएम में स्पीकर जो है एट द एंड ऑफ द डे, जब उसका मतलब वो मरने वाला होता है तो वो दूसरे टोड्स को बोलता है कि उसकी थोड़ी हेल्प करो और उसको सिमेट्री रोड तक पहुंचा दो। ठीक है। इन द केस ऑफ द हॉर्सेस के केस में इट इज़ द स्टेबल बॉयज़ हु लीड देम होम, बट हाँ, तो स्टेबल बॉयज़ जो हैं वो
उनको सिमेट्री तक पहुंचाते हैं या उनके घर तक उनको पहुंचाते हैं. बट द आइडिया इज़ द सेम दैट व्हेन द टाइम कम्स वन शुड बी रेडी टू मूव ऑन विदाउट अ फस, विदाउट वरी एंड पेन. मतलब जब आइडिया तो सेम ही है ना, कि चाहे सिमेट्री चाहे घर, है ना. तो जब आदमी का समय आ जाता है तो उसको जो है विदाउट एनी पेन रेडी रहना चाहिए, है ना. उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, उसको मरने के लिए भी रेडी रहना चाहिए. ठीक है. ब्लैक मॉरिसन रीड्स द पोएम एज अ पॉलिटिकल एलिगरी. अब क्या है ना, डिफरेंट उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने इस पोएम पे डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे. तो एक ब्लैक मॉरिसन करके पोएट थे, उन्होंने जब इस पोएम को पढ़ा ना तो उन्होंने बोला ये तो पॉलिटिकल एलिगरी है, मतलब इसमें हिडन मीनिंग है. स्टोरी है, एक ऐसी पोएम है जिसमें कि हिडन मीनिंग है. द रेस हॉर्सेज इन ओल्ड एज सिम्बोलाइजिंग इंग्लैंड्स लॉस ऑफ पावर एंड ग्लोरी. अच्छा, इन्होंने ना हॉर्सेस को इंग्लैंड से जोड़ दिया. अब इन्होंने बोला कि जैसे हॉर्सेस पूरी अपनी यंग एज में रेस लगाते हैं, ये सब करते हैं, बाद में वो पावर खो देते हैं, वैसे ही इंग्लैंड भी है, पावर एंड ग्लोरी उसने खो दिया, है ना. इट इज़ द पोस्ट इम्पेरियल पोएम एंड uses the language of imperial achievement and imperial loss. अब वो तो बात है ना, इंग्लैंड के पास कितनी शक्ति थी, है ना, कोलोनाइज किया था कितनी कंट्रीज़ को. तो एक ऐसा समय भी आया था जब पावर सारी इंग्लैंड के हाथों से निकल गई थी. तो ये पोएम जो है ये कह रहे हैं कि इस पे लिखी गई है ना, उनके लॉसेस या अचीवमेंट एंड लॉसेस पे लिखी गई है ना. अल्वारेज भी एक बहुत अच्छे पोइट हैं और नॉवलिस्ट हैं. उन्होंने इसको कंसीडर किया है पेस्टोरल पोएम से. ठीक है. एट ग्रास इज़ एन सिंपल पोएम दैट इज़ ओपन टू सेवरल इंटरप्रिटेशन. अब देखने में ही आता है कि जो एट ग्रास पोएम है ना, इसकी इंटरप्रिटेशंस बहुत हैं. वैसे भी कोई भी एनी पोएम, कोई भी पोएम है हो, जैसे मैं उसको पढ़ूंगी तो मेरी इंटरप्रिटेशन अलग होगी, कोई और उसको पढ़ेगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी. Perhaps it would be best read as a poem that reiterates the main concern of Larkin that expresses in Toads and Toads Revisited. इन्होंने बोला है जो लोग जैसे भी इसको पढ़ें, जो भी इसमें मीनिंग निकालें, लेकिन लार्किन ने एक ही बात बोली थी जो कि उन्होंने टोड्स रिविजिटेड में भी बोली थी, कि आदमी ऑर्डनरी है ना. और हाँ, एक आदमी जो है ऑर्डनरी है, एक ना एक दिन उसको काम करते करते जाना ही है. इट एडवोकेट्स अ हारमनी विद नेचर एन एग्रीमेंट विद द पेस ऑफ टाइम. वो बोलते हैं कि नेचर के साथ हारमनी रखो, नेचर के साथ चलो, टाइम के साथ चलो, एग्रीमेंट करो टाइम के साथ. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ापा आ गया तो आप फिर तिल मिला जाओगे कि अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, परेशान हो जाओगे. एंड ऑल्सो अ प्रिपेयर्डनेस फॉर द अप्रोच ऑफ द डेथ, है ना. वो कह रहे हैं कि नेचर के साथ चलो, टाइम के साथ चलो, और जब डेथ आए तो प्रिपेयर रहो उसके लिए. दिस अकॉर्डिंग टू लार्किन वुड बी द सेंसिबल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. अब लार्किन ने तो पोएम्स ही वैसी लिखी है ना, उनका एटीट्यूड अपना भी वैसे ही था, वो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी थे. लार्किन इज़ नॉट इमर्ज्ड इन लाइफ द वे डायलन थॉमस इज़, नॉर इज़ ही एज डिस्टेंस्ड एज द ऑडेंस पोएम. हाँ, उनको तो वैसे भी पहले हमने जो डिस्कस किया था तो वो ये पढ़ा था कि लार्किन जो हैं वो डायलन थॉमस या ऑडेन की पोएम से, तो उनकी पोएम्स बहुत अलग थी. डायलन थॉमस जो थे वो बहुत ही जॉयस मोमेंट में बातें करते थे, और ऑडेन की अलग तरह की एक अप्रोच थी. ही इज़ अ हाफ वे पोजिशन बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. हाफ वे पोजिशन है ना, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव नहीं है. वो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो अपने इमोशन उड़ेल के नहीं रख देते हैं आगे कि बहुत इमोशनल हो गए, है ना, खुश हैं तो बहुत ही खुश हो गए, इस तरह का नहीं ना. तो सब्जेक्टिविटी थी उनके उसमें. इट इज़ अ मिडल पाथ. उन्होंने मिडल पाथ ही अपनाया हमेशा, ये फिलिप लार्किन ने. ठीक है. इट इज़ द मिडल पाथ दैट लार्किन इंसिस्ट ऑन sticking to all the time. He upholds mediocrity in that it is uncontroversial. अब controversy भी नहीं होती ना जब आप balanced रहते हो तो. In poem after poem, he points out that even the ordinary, mundane aspects of life have their charm. If only we have eyes to see. वो कह रहे हैं कि जो हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं ना, उसमें भी चार्म है. In a way, he is saying what Wallace Stevens say in 30 ways of looking at a blackbird.
that if you look at it carefully, even the ordinary will seem extraordinary. वो कह रहे हैं, किसी ने बोला था जिनका नाम वेलेस स्टीवन था, उन्होंने बोला था कि there are 30 ways of looking at a ब्लैक बर्ड को देखने के 30 तरीके हैं. अगर आप उसको केयरफुली देखोगे तो वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगना शुरू हो जाएगा. ये तो बात है. जैसे हम कभी बैठते हैं ना, बाहर बालकनी में बैठेंगे, हम किसी बर्ड को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसके डिफरेंट कलर्स दिखना शुरू होते हैं. जैसे हम अगर कबूतर को भी देखते हैं ना तो उसके डिफरेंट कलर्स हमें पता चलते हैं, उसमें ये कलर है, ये कलर है ना. द डिफरेंस इज़ दैट वेयर एज इन स्टीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू it is the coloring light of the imagination that makes reality seem special. इमेजिनेशन की लाइट है, ये कह रहे हैं कि इमेजिनेशन की लाइट है जो कि आदमी की सोच को डिफरेंट कर देती है. इन लार्किन स्कीम ऑफ थॉट द इमेजिनेशन डजंट सीम टू हैव मच इम्पॉर्टेंस बिकॉज ही बिलीव्स इन कमिंग फेस टू फेस विद द प्लेननेस द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. हाँ, वेलेस स्टीवंस जो है ना वो इमेजिनेशन पे बड़ा जोर डालते हैं, लेकिन फिलिप लार्किन जो है रियलिटीज़ ऑफ लाइफ पे बहुत जोर डालते हैं. हिज पोएम्स आर नॉट मेंट फॉर एन एलाइटिस्ट ग्रुप. बहुत जो एलाइट क्लास है ना, बड़े बड़े लोग हैं जो उनकी या बहुत इंटेलेक्चुअल है, उनके लिए नहीं है वो. नॉर आर दे मेंट फॉर ड्रीमर्स के लिए भी नहीं है, लवर्स के लिए भी नहीं है. हु हैव ग्रीव्स ऑफ द एजेस इन द आर्म्स, मतलब ऐसे लवर्स या ड्रीमर्स के लिए नहीं है इनकी पोएम्स. लार्किन कैटर्स टू द कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट. कॉमन मैन जो है ना स्ट्रीट में जो घूम रहा है, उसके लिए वो पोएम्स हैं. दो ऑर्डनरी इज़ इंटेलिजेंट एंड लिटरेट. हाँ, ऑर्डनरी पोएम्स वो ऑर्डनरी लोग हैं लेकिन इंटेलिजेंट हैं और लिटरेट लोग हैं, तो उनके लिए ये पोएम है जो कि जिनको वो समझ में आती है. इट इज़ एन एंटी इंटेलेक्चुअल मिडल ब्रो पोएट फॉर whom the aim of poetry is simply to keep the child from its TV and the old man from his pub. बहुत अच्छा बोला है इन्होंने कि ये एक एंटी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मिडल ब्रो जो है वो पोइट है, जिनका काम जो है, उनकी जो पोइट्री का काम है वो पता क्या एम है उनकी पोइट्री का, ये है कि बच्चे टीवी ना देखें और ओल्ड मैन जो है वो पब ना जाए, सिंपल सी पोइट्री सुने और पढ़ें. ठीक है, ओके. इसमें आगे जस्ट वेट. चलो, थैंक यू सो मच. ये अभी फिनिश हो गया यहाँ पे. इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्किन हैज़ बीन कॉल्ड एन अनकॉमन पोइट फॉर द कॉमन मैन. वुड यू एग्री? हाउ डज़ ही ग्लोरीफाई द कॉमन मैन इन हिज पोएम्स. तो इसमें ये तो बहुत ईजी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो कि ये एंटी रोमांटिक स्टांस है इनमें, फिलिप लार्किन में, उनकी पोएम्स में, तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है. अगर आप मेरे वीडियोस पूरे देखेंगे ना, पार्ट 1 से लेके जितने भी अभी पार्ट बनेंगे इसके, तो आपको इजीली ये चीज़ समझ आ जाएगी. थैंक यू सो मच. अभी मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी डिफरेंट वीडियोज़ में. ओके, थैंक यू.